चलिए क्वेश्चन 12 होल्डिंग कंपनी चल रहा है बेटा। गेट रेडी होल्डिंग कंपनी क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन 12 का जिन बच्चों ने कर लिया है पहले उनका मेन मैंने आंसर बता दो बेटा। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल से गुडविल आ रहा है 0.2 लिख लेना बेटा। एमआई आ रहा है 5.4 जिन्होंने किया उनका आंसर मैच कर जा रहा होगा। और कंसोलिडेटेड रिजर्व आ रहा है 46.8 और बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है 140.2। These are the various answers for question 12। जिन्होंने किया उनका मैच कर दिया। ठीक है सर, लिखिए। तो ये बेसिक समस्या था, हम डिस्कस करेगा ही। हमने बेसिक आंसर दे दिया, आप कर लेगा तो ट्राई करके मिला लो, और नहीं हो तो आप आंसर लास्ट में हम लोग से मांग लेना, हम लोग उसका आपको आंसर शेयर कर लेंगे। और क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ नॉलेज वाइज कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आएंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 पर सर थोड़ी नहीं अपने मैं क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑन पेज नंबर 221। जिनका पेज ना मैच करे वो क्वेश्चन 6 निकाले। कैलकाटा और हावड़ा बोल के सम से वेरी गुड सम, बहुत अच्छा सम, एक सैम्पल एग्जाम का सम से, तो मार्क इम्पोर्टेंट। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ कैलकाटा एंड हावड़ा लिमिटेड। सबने मिल गया। कैलकाटा एंड हावड़ा ऑन 31 दिसंबर 15। तो कैलकाटा और हावड़ा में नाम सुनकर कौन सा बड़ा वर्ड लग रहा है? कैलकाटा एज अ सिटी, हावड़ा एक छोटा सा टाउन प्लेस हो गया। तो होल्डिंग कैलकाटा, हालांकि हम नहीं पढ़े पर जज कर रहे हैं तो ये हावड़ा अपना वेंडर वो सब्सिडरी कंपनी। और यहाँ पे अपने इन्वेस्टमेंट में देखे हैं तो 4,500 शेयर इन हावड़ा। तो क्लियर हो गया, होल्डिंग कंपनी के पास कैलकाटा के पास हावड़ा का शेयर है। तो ये हमारा ये आपके सामने विजिबल होना चाहिए हमेशा, एच कंपनी और एस कंपनी, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। तो 4500 शेयर है मेरे पास। हम लोग सब इस क्लास को में होल्डिंग बन के समझ करते हैं बेटा। सब्सिडरी कंपनी का शेयर 100 रुपये ईच करती है,
दोनों पे 100 रुपया है, पर मेरे को मेरे 15 लाख से मतलब नहीं था, क्योंकि सुनते मेरे मन में अच्छा ये 15 लाख तो सीधा सीडीएस में जाएगा, बात ही नहीं करनी है, तो इस पर बात करनी है। 6 लाख को अगर मैं डिवाइड करूँ तो ये 6000 शेयर इंटू 100 रुपये वाला हो जाएगा, और 6000 शेयर का मतलब है कि मेरा डिग्री में होल्डिंग हो गया 4500 शेयर हमारे पास है, 4500 शेयर डिवाइडेड बाई 4500 डिवाइडेड बाई 6000 शेयर, यानी आउट ऑफ द टोटल शेयर हमारा कितना 60 75% डिग्री ऑफ होल्डिंग। चेक करो बेटा 4500 बाई 6000 25%। अब अगली कोई दो तीन सम 25% है यार, वो सम ठीक है। 75 अगर मेरा हिस्सा है सॉरी, तो बाकी 25% माइनॉरिटी इंटरेस्ट का हिस्सा होगा। वर्किंग और स्पेस थोड़ा सा दिया हुआ है, अभी नहीं यूज करेंगे। फिर आगे बढ़े, रिजर्व सरप्लस में रुके नहीं, ट्रेड पेबल्स है रुके नहीं, टैंजिबल एसेट गुडविल पहले से, तो अपने से वही बात बोल दी साफ में वाला कि गुडविल अगर पहले से है तो 1,20,000 और 90 आपस में जुड़ रहा है, और उसके साथ अगर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में गुडविल आएगा तो वो गुडविल इसमें प्लस हो जाएगा, और कैपिटल आएगा तो इससे माइनस हो जाएगा, और सेम बोलते रह जाएंगे। इन्वेंट्री सिस्टम में रुके नहीं, आगे बढ़ गए। जीआर रिजर्व सरप्लस के अंदर वापस से बेटा यही भाषा दिख रही है, जीआर और 1115, तो क्या लिखवाए थे नोट क्लास से लिखवा चुके हैं कि जब भी ओपनिंग दिया है क्लोजिंग बैलेंस शीट में तो वही ओपनिंग है वही क्लोजिंग है, मतलब देयर इज नो इंक्रीज इन जीआर। अब इंक्रीज लिख दिया भाई तो डिक्रीज लिखूं नहीं लिखूं समझ में आने से मतलब है। और प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट मतलब फेवरेबल ही होता है, ध्यान रखना कभी कभी डेबिट आता है लॉस, तो अपने डेबिट मत बोलना लॉस बोलना, पर यहाँ क्रेडिट का मतलब फेवरेबल बैलेंस है, और मेरा पूरा फोकस अभी सिर्फ इन दोनों पर होगा। तो ओपनिंग वाला एक अच्छी पूरा का पूरा कैपिटल प्रॉफिट, ओपनिंग वाला प्रॉफिट फ्री होता है, 2,70,000 क्लोजिंग है, बैलेंस शीट में हमेशा क्लोजिंग मिलता है, बैलेंस शीट में हमेशा क्लोजिंग मिलता है, ओपनिंग इंफॉर्मेशन में मिलता है ज्यादातर, तो मैं एक बार इंफॉर्मेशन लिख गया अपनी जर्नी पूरी करने के लिए। इंफॉर्मेशन नंबर 1 पढ़ा, कुछ भी लिख रहा नहीं बेटा, स्टूडेंट शुरू के 2-4 मिनट के लिए सब पूरा एनालाइज करता है, हम लोग क्लास में ज्यादा टाइम देते हैं। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ हावड़ा सब्सिडरी कंपनी, हावड़ा सब्सिडरी कंपनी एक्स कंपनी लिखते जाओ बार बार। शो द बैलेंस ऑफ 1.5 लाख, यानी ओपनिंग पीरियड हमें नजर आ रहा है 1.5 लाख रुपया ऑन 1 जनवरी 15, तो ओपनिंग वाला 1.5 लाख पूरा का पूरा फ्री। लेकिन अगर बेटा इसमें प्री डिविडेंड हुआ तो थ्योरी क्या बोलती है, एओपी टेबल बनाते समय प्री डिविडेंड के अमाउंट को ओपनिंग पीरियड से पहले लेस करो, जो रिमाइंडर बचा उसे क्लोजिंग से कंपेयर करो, क्लोजिंग से कंपेयर करके जो डिफरेंस आए प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर है उसे प्री इसकी पोस्ट में बांट दो। इसके अभी कोई फिगर नहीं सोचेंगे। आगे पढ़े, अ डिविडेंड ऑफ 15% वॉट पेड इन अक्टूबर 15, किस दिन डिविडेंड बचा वो नहीं देखते बेटा, बार बार डिविडेंड पेमेंट जैसे इररेलेवेंट, इस साल बचा है पर फॉर द ईयर इज रेलेवेंट, किस साल के लिए बचा है फॉर द ईयर, तो फॉर द ईयर बेटा लास्ट ईयर है, और लास्ट ईयर है मतलब 2014 प्री डिविडेंड को इंडिकेट कर रहा है, प्री डिविडेंड इंडिकेट कर रहा है, और ये 15% है बेटा। डिविडेंड हमेशा किससे निकलता है, ट्रेडर कैपिटल। कौन डिविडेंड बांट रहा है, एच कंपनी की एच कंपनी, सब्सिडरी बांट रहा है पेड बाय हावड़ा, हम हावड़ा की रेंज कर रहे हैं, तो 15 अगर हावड़ा ने बांटा तो उसका पेड अप कैपिटल 6 लाख है, 6 लाख का 15% उसने बांटा 90,000, 15,690, उसने अगर 90,000 बांटा तो एओपी में टोटल डिविडेंड आता है, पर मेरे को जो डिविडेंड मिला वो 90,000 का 75% है। फिगर मत निकाल ले जाओ, सोच लेकर जाओ, 90 का 75 जो मेरे को मिला, देखते उसके साथ मैंने क्या किया, दिस डिविडेंड वॉज क्रेडिटेड बाई क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 10 दे देती, फिर से गलत ट्रीटमेंट कर दिया, क्योंकि प्री डिविडेंड का तो लॉजिक है उसे इन्वेस्टमेंट से माइनस करना है, पर मेरे अकाउंटेंट ने उसे रॉन्ग ट्रीटमेंट कर दिया, तो जैसे ही लिखा पीएल में लिख दिया, तो यहाँ पर हम रॉन्ग एंट्री वर्ड समझ गए। 10 में से 9 सम रॉन्ग एंट्री का होता है बेटा, पर एग्जाम में ये गारंटी लेकर मत जाना, पढ़ के डिसाइड करना कि रॉन्ग एंट्री का सम है। आगे, और बाई कैलकाटा लिमिटेड
और कैलकाटा अक्वायर्ड द शेयर्स इन हावड़ा, परसेंटेज मर्ज हो गया है, कैलकाटा अक्वायर्ड द शेयर्स इन हावड़ा ऑन 1 जुलाई। तो इसलिए मैंने कितनी सारी बातें बोल दिया बेटा, जुलाई में खरीदे हैं, तुरंत बैलेंस शीट में झांको, बैलेंस शीट में झांको, बैलेंस शीट का डेट क्या चल रहा था मेरे सम का, 31 दिसंबर 15, जनवरी से दिसंबर। मैं जब ईयर एंड पढ़ता हूँ तो मेरे मन में सोच आती है कि ये सम जनवरी में बिगिन हुआ था और मैंने डेट ऑफ एक्विजिशन किया जुलाई मंथ में, जनवरी से जुलाई, 1 जुलाई, जुलाई बोलो ही मत, जून बोलो फिर एक तरह से, तो जनवरी से जून 6 महीना फ्री, 6 महीना पोस्ट। तो पॉइंट नंबर ए में इतनी सारी बातें सॉल्व हो सकती है। आइए थोड़ी थोड़ी बातें लिखे बेटा। डिग्री ऑफ होल्डिंग, इसका वापस से फॉर्मूला बोलो बेटा, नंबर ऑफ शेयर हेल्ड इन एस कंपनी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर ऑफ एस कंपनी इंटू 100, और मेरा 75% है बेटा, तो एम आई का 100 में से 75 गया, 100 माइनस 75, उसका 25% है। ठीक, नोट 2 भी डिस्कस कर लिए हम लोग वर्बली। डिविडेंड फ्री है, कैसे डिसाइड किए, इट इज फॉर द ईयर। फ्री डिविडेंड कैसे डिसाइड किए बेटा, फॉर द ईयर 2014 दिया हुआ है, लास्ट ईयर दिया हुआ है, इससे डिसाइड किए। 15% इंटू, लॉजिक पहले लिखे, पेड अप कैपिटल, कंटिन्यू 15% इंटू 6 लाख, टोटल अमाउंट बेटा 15,690। सिंपल मैथ थे, सबके लिए क्या कैलकुलेटर यूज करना है, ठीक है। तो ये 90,000 इज माई टोटल डिविडेंड। बार बार वर्ड सीखिए ताकि दिमाग में एकदम फाइट करे। एओपी में हमेशा टोटल लेस होता है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल वाले फिगर में अपना शेयर जाता है, अपना शेयर जाता है। ठीक बच्चों, नोट 3 सेल्फ रीडिंग है, मैंने ऑलरेडी समझा और लिखा दिया, सेल्फ रीडिंग बच्चों। करेक्ट, नोट को सब अभी नहीं पढ़े बेटा, अभी वो सब नहीं पढ़े। पॉइंट नंबर बी से लेकर एफ तक एक बार डिस्कस कर रहे, रीड करके। बी बोलता है बिल्स पेबल का बातचीत। बिल्स पेबल सुनते मन में आया ये हुआ भी तो सेटअप होगा, अभी नहीं पढ़ के फायदा है। क्रेडिटर्स ऑफ हावड़ा, क्रेडिटर्स इंक्लूड मतलब सेटअप होगा तो होगा, अभी पढ़ के फायदा नहीं। इंक्लूडेड इन स्टॉक यानी यूआरपी होगा, अभी उसका कोई यूज नहीं है, मैं पहले अपने टारगेट को ढूंढ रहा हूँ। और एसई नंबर इज इम्पोर्टेंट, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया नहीं, अभी बताऊंगा। इसको बोलते हैं रिवैल्यूएशन ऑफ असेट, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एट द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर। तो किस दिन शेयर एक्वायर हुआ बेटा, डेट बताओ, जुलाई, 6 महीने बाद। उस दिन जिस दिन शेयर एक्वायर हुआ, प्लांट एंड मशीनरी स्टैंडिंग एट ₹3 लाख इन हावड़ा बुक। हावड़ा की बुक में प्लांट 3 लाख का था, वेयर रीवैल्यूड एट ₹4.5 लाख। तो 3 लाख की वस्तु को हमने कितना बना दिया, 4.5 लाख। तो कितने लाख से बढ़ा दिया, 1.5 लाख। अभी आपको 1.5 लाख लग रहा बेटा, पर ये गलत सोच है, क्योंकि प्लांट तो डेप्रिशिएट होता है। 6 महीना तक 3 लाख पर डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ होगा। हाइपोथेटिकली पर 10,000 पकड़ लो, तो 3 लाख का फिगर 10 से पहले घट गया, वो 6 महीने बाद 290 बन गया, और तुमने 290 को 4.5 बनाया। ये इवैल्यूएशन का पढ़ाई है। और नो एडजस्टमेंट वॉज मेड इन द बुक, हमेशा यही लाइन रहेगी बेटा, क्योंकि अगर एडजस्टमेंट वो खुद कर देंगे तो मेरे को तुम्हें सिखाने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। सम्स की दुनिया में से हमेशा वही लिखेंगे रिवैल्यूएशन वाले समझे कि दिस इज नॉट एडजस्टेड, दिस इज येट टू बी एडजस्टेड, दिस इज टू बी एडजस्टेड, यानी आपको करना है ऐसा।
तो आइए इसकी ट्रीटमेंट हम लोग देखेंगे सम्स के अंदर। पहले और चीजों को देखते हैं इसी के साथ। प्लांट एंड मशीनरी स्टैंडिंग एट 3 लाख, नजर पे 3 लाख है किसकी बुक्स में, इन हावड़ा। तो ओरिजिनल शेड्यूल में है क्या प्लांट, मेरा उसी पेज में 3 नंबर शेड्यूल, प्लांट एंड मशीनरी ऊपर ही है। प्लांट किसकी बुक में छापू, हावड़ा के बुक में। तो यहाँ 3 लाख से एरो निकालकर इस 2,70,000 पे भिड़ाओ एरो को। यह हाईलाइटर आपको समझने के लिए दिया हूँ, 270 पे भिड़ाओ। इसका मतलब जो फिगर साल के शुरू में 3 लाख था और साल के अंत में वो 270 हो गया, वो मेरी बुक्स में कम हो गया। क्यों कम होगा, कोई भी आदमी की बुक्स में क्यों कम होता है बेटा, क्योंकि वो नॉर्मल डेप्रिसिएशन हुआ है। वर्बल 3,270,000 बना है, तो कितने से कम हुआ है, 30,000। 3 लाख में 30 कम हुआ है, कितना परसेंट, 10%। तो आपका इसका मतलब सामने रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इस डेटा से निकल जाएगा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इससे निकल जाएगा। हाउ टू फाइंड द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, कैसे निकाला बेटा, या तो सबने दिया होगा आसान सम और थोड़ा हाई सम होगा तो वरना हमसे मेहनत करवा लोगे, मेहनत करने में काम पीछे है। समझ में तुमको अकाउंट आता है, ओपनिंग 3 लाख है, क्लोजिंग 270 है, 30,000 का डेप्रिसिएशन, 30,000 3 लाख का 10% होता है। तो हम ये रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पहले निकाल लेंगे। वर्किंग नोट 5 बेटा, वर्किंग नोट 5 एकदम धीरे चलोगे, वेरी वेरी स्लो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वाइट नंबर पूरा। ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 3 लाख कहां से मिला, ये तुम रिवाइज करने के लिए यूज करना। इंफॉर्मेशन नंबर बोलो बच्चों, 30 से। लेस क्लोजिंग बैलेंस, लॉजिक क्लोजिंग बैलेंस सर, क्लोजिंग बैलेंस शीट में होता है, तो बैलेंस शीट से मिला, तो ये फिगर हमें बैलेंस शीट से 270 मिला। अब बैलेंस शीट का शेड्यूल अलग नहीं है भाई, को मत बोलना, एक ही बात है। तो इसका मतलब कितने से मेरा प्लान डेप्रिशिएट हुआ, माइनस करके डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 30,000 और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू बेटा, पहले फॉर्मूला की तरह लिखो, डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि आप डेप्रिसिएशन क्लोजिंग पे नहीं चार्ज करते हो, आप डेप्रिसिएशन ओपनिंग बैलेंस पे चार्ज करते हो। इससे डेप्रिसिएशन 30,000 डिवाइडेड बाय ओपनिंग बैलेंस, डिवाइडेड बाय ओपनिंग बैलेंस 10%। ठीक है, ये जो आपने किया बेटा ये हो चुका है, मेरा अकाउंटेंट सिंपल 10% डेप्रिशिएट कर चुका है, पर उसे करना क्या चाहिए था, अब हम लोग आगे वो बना रहे हैं। तो ओपनिंग पेन डाउन अभी कुछ लिख रहे हो, ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्लांट हम लोग का 3 लाख था, उस 3 लाख पर अक्वायर करने वाले दिन 1 जुलाई तक 6 महीना बीत गया, जनवरी से जून 6 महीना बीत गया, तो हमें लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट फॉर 6 मंथ चार्ज करना चाहिए। तो 3 लाख पर थोड़ा थोड़ा लिखो, 10% 6 मंथ के लिए 15,000 के। तो ये आ गया बेटा WDV ऑन 1 जुलाई, दिस इज द बैलेंस ऑन 1 जुलाई 2,85,000। फिर पॉइंट नंबर ही पढ़ बेटा, पूरा लाइन पढ़, कितने पे रिवैल्यू हुआ वो सब पढ़। ये प्लांट 4,50,000 बना, 3,04,50,000 नहीं बना, सेंटेंस देखने से वही लग रहा है। अब तुम बोलोगे 285, आप सोचोगे 285 कितना बना, 4,50,000, तो उसके लिए 4 नहीं लोगे, 6 सीखोगे, एक लाइन का गैप छोड़ना, और एक लाइन के बाद आप यहाँ पे रीवैल्यू कितना किलो बोले, कितना 4.5 लाख, ये हो गया रीवैल्यूड एट, रीवैल्यूड एट का फिगर लिख लिया। तो बीच में बैलेंसिंग फिगर इंक्रीज इन द असेट निकाल देना, इंक्रीज इन प्लांट,
इंक्रीज इन प्लांट, बोलो बच्चों कितना, 165 is the balancing figure, 165 is the balancing figure. अब आप 4.5 लाख का प्लान बना चुके हो, यानी अब आप ऐसे बोलोगे 285 में 165 जोड़े तो 4.5 बन गया। अच्छा कल कोई ये आगे बेटा 2 लाख बनाना है, 4.5 2 लाख बनाना है, चाप नहीं लेना बेटा, 285 2 लाख बनाना है, तो अपने को इसका मतलब 85 से कम कर देना है, यहाँ पे 165 से बढ़ा देना है। ये 450 जब आ गया तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 असेट, फिक्स्ड असेट की पढ़ाई है। इन सबको अगर हम एक साथ पढ़े तो उसमें लिखा गया है कि जब भी किसी असेट का वैल्यू चेंज होता है चाहे ड्यूरिंग द ईयर से कभी भी, तो प्रोस्पेक्टिवली जिस दिन चेंज होता है प्रोस्पेक्टिवली उस दिन के बाद नए वाले फिगर पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए। तो मेरा नया फिगर अब 270 या 285 या 3 लाख नहीं है, कितना फिगर है 1 जुलाई को 4.5। इस दिन से बचा हुआ कितना महीना बेटा एक साल का 6 बीत चुका तो 6 बचा है, तो बचे हुए पीरियड का डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% फॉर 6 मंथ ऑन 450, बताओ कितना है 22,500, 4.5 लाख का 10% सोचो बेटा, एक दिन भी कम करो 45,000, 6 महीना मतलब आधा साल, 45 का आधा सोचो, वर्बली कोई कैलसी लगी नहीं बेटा, 22,500 आ गया 2 सेकंड में, माइनस करके बोल दो कितना है 427,500। ये फिगर कोई काम का नहीं है, सच फिर भी तुम इस फिगर को निकाल दे रहे हो, इसको सोच में कभी मत लाना, ये फिगर कभी यूज मत करना। अब आपसे समझ है ना, इस पूरे चार्ट में आपका पहले 6 महीने का डेप्रिसिएशन कितना आया 15, और बाकी 6 महीने का डेप्रिसिएशन कितना आया, यानी आपका डेप्रिसिएशन जो असल में एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होना चाहिए वो है फॉर दी फर्स्ट 6 मंथ 15,000 एंड फॉर द रिमेनिंग 6 मंथ आफ्टर इवैल्यूएशन 22,500। इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन शुड बी चार्ज, वर्ड हल्का करते हैं, डेप्रिसिएशन शुड बी चार्ज मीनिंग एज पर द रेलेवेंट लॉज एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड द डेप्रिसिएशन शुड बी 15 प्लस 22,500, तो डेप्रिसिएशन शुड बी चार्ज इज इक्वल टू 15,000 प्लस 22,500 यानी 37,500। पर आपका डेप्रिसिएशन एक्चुअली कितना चार्ज हो गया, आपका डेप्रिसिएशन एक्चुअली कितना चार्ज हो गया, इसी कितने में 30,000 ना, आपने तो 10% नॉर्मल चार्ज किया, 3 लाख पर 10%, तो 30,000 आ चुका है, तो ये होता है डेप्रिसिएशन। वर्ड पकड़ना बेटा, ग्रेट, एक्चुअली मैंने कितना चार्ज किया, नॉट एज पर लॉ, रॉन्ग किया, तो मैंने किया कितना, मैंने 30,000 चार्ज किया, यानी मैंने लॉ के हिसाब से 7,500 डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज किया, तो उसके बगल डबल करने कम चार्ज किया ज्यादा चार्ज किया, दोनों सोचो, मैंने चार्ज किया 30, ऐसे बोलो मैंने चार्ज किया 30, करना चाहिए था शुड बी 37,500 का, बोलो कम किया। अगर नेचुरल रहोगे तो आंसर भी नेचुरल आएगा, फ्रेंड्स इट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन अंडर चार्ज, वरना शब्दों के जाल में खो जाओगे। मैं तुमको हटाने के लिए लिखा दूं कि जब ये शुड भी ज्यादा होता है तो अंडर चार्ज होता है, ये सब दिखा दूंगा, बस तो सिर्फ कॉपी में धरा रह जाएगा, दिमाग में कभी नहीं जाएगा। कैसे बोलना, मैंने 30 चार्ज किया, मुझे करना चाहिए था 35, मैंने कम चार्ज किया 7,500। डन ना, ये जो वन अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं, ये वर्किंग हुआ, अब इसको होल्डिंग में कैसे यूज करना सुनो। ये 165 तुम्हारा असेट बढ़ा की घटा, 165 जो फिगर रिवैल्यू हुआ असेट बढ़ा, तो जितना से तुम्हारा असेट रिवैल्यू होता है वो अपने आप में एक कैपिटल प्रॉफिट है। रिवैल्यू वाला जो फिगर है इट्स अ कैपिटल प्रॉफिट। क्यों कैपिटल प्रॉफिट, उसका जवाब उसी छोटी सी बात में बेटा, जो चीज अक्वायर करने वाले दिन के पहले हो जाए वो सब कैपिटल प्रॉफिट है। 1 जुलाई को जब मैंने एक्वायर किया उस दिन 4.5 लाख था, उस दिन के पहले तो बढ़ चुका है बेटा, उस दिन के बाद थोड़ी बढ़ा है, तो उस दिन तक होने वाला सारा इवेंट इज ऑल पास मतलब प्री एंड कैपिटल प्रॉफिट। तो ये 65 हमेशा बढ़े
या घटे, बढ़े तो कैपिटल प्रॉफिट बोलना, घटे तो कैपिटल लॉस बोलना, तो जो होगा कैपिटल वाले कॉलम में होगा। और आपका संग संग 7,500 रुपया आया डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज अ नॉमिनल अकाउंट, डेप्रिसिएशन इज अ नॉमिनल अकाउंट। ये गलती जो हुई 7,500 की, ये कब हुई? ये रिवैल्यू होने के बाद से गलती हुई। ये रिवैल्यू नहीं होता, मेरा असेट अगर पूरे साल 3 लाख रहता तो कोई गलती नहीं होती। इसलिए ये इवेंट मेरे आने के बाद हुआ, तो ये अपने आप में क्या है बेटा? पोस्ट है। डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज पोस्ट। फ्यू वर्ड दे रहा हूँ, डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज पोस्ट। तो ये अंडर चार्ज अपना रेवेन्यू पीएल में जाएगा। अब सिंबल बताओ बेटा, दोनों जगह पे क्या क्या सिंबल होगा देखें। ये वाला 165 कैपिटल प्रॉफिट कॉलम में प्लस माइनस क्या होगा? कॉमन सेंस से खाली मेरा असेट बड़ा, फीलिंग आने की मेरा असेट बड़ा, फायदा नुकसान फायदा, तो ये अपनी जगह कैपिटल प्रॉफिट कॉलम में प्लस। ये 7,500 डेप्रिसिएशन इज अंडर चार्ज, मैंने कम चार्ज किया है, मुझे और चार्ज करना चाहिए था। ऐसा करने से मेरा पीएल क्या होगा? कम होगा। तो रेवेन्यू पीएल लेस, रेवेन्यू पीएल लेस। रेवेन्यू पीएल कहाँ होता है? किस जगह ये वर्ड सुनते हम लोग बोलिंग में कहाँ पढ़ रहे हैं? एओपी टेबल में। ये दोनों चीजें कहाँ होगी बेटा? एओपी टेबल में हो जा रही है। और कोई भी चीज का कभी सिंगल एंट्री हुआ है? पूरी अकाउंट किस वर्ड पे लिखी हुई है? तो जब तुम ये दो बातों को इस दो जगह पे लिखोगे तो इसका कहीं ना कहीं डबल इफेक्ट भी होगा। ये पूरी बात किस ऑब्जेक्ट को लेकर पढ़ाई जा रही है? ये क्या चीज है जो रिवैल्यू हो रहा है? प्लांट। फिक्स्ड असेट नहीं, फिक्स्ड असेट में प्लस और माइनस होगा। और कमाल की बात है, याद नहीं रखना बेटा, जो इसका साइन है फिक्स्ड असेट में वही साइन, जो इसका साइन है फिक्स्ड असेट में वही साइन। तो तुम्हारा बैलेंस शीट वाला जो रूल है वो रूल आज भी वही है। लाइन बाय लाइन बेसिस पर चीजों को जैसे जोड़ते जोड़ना, जोड़ने के बाद 165 कैपिटल प्रॉफिट प्लस असेट बढ़ा, 7,500 से असेट घटा, मेरा आंसर अपने आप आ जाएगा। सिंपल पढ़ाई है पर एकदम कनेक्ट करके चलनी। और कोई बात थी इसमें? ठीक है यहाँ तक। अब मैं कुछ और बोलता हूँ बेटा, अभी मैं थोड़ा और बोलूंगा तो आप कंफ्यूज बाद में नहीं होंगे। कुछ बुक्स रॉन्ग करके आ रही है बहुत जगह पर। वो लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21, 6, 10 सब वायलेट कर रही है। कुछ स्कैनर्स भी ऐसी गलती कर रहे हैं। वो लोग बोलते हैं असेट रिवैल्यू 165 के ऊपर और तो कुछ गलती हुई नहीं। तो आप ये जो डेप्रिसिएशन अंडर चार्ज निकाल रहे हो, वो लोग ऐसे बोलते हैं कि 165 पे मत लिखना बेटा, 10% डेप्रिसिएशन रेट है, 6 महीने की गलती हुई और तो कोई गलती हुई नहीं। तो आप 1,65,000 पे 10% रेट सीधा सीधे निकाले। पर देखो तो जरा इसका 10% 6 महीने के लिए कितना आ रहा है? वो फिगर 7,500 कभी नहीं आएगा बेटा, उसके आस पास जरूर आएगा पर 7,500 नहीं आएगा। तो 821 ने मना किया था, दिस इज रॉन्ग कॉन्सेप्ट, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट। तो आप ऐसा कभी ट्राई नहीं करेंगे। कहीं कोई ऐसा शॉर्टकट बुक में कुछ दिख जाए तो उस बुक का सजेशन को बेच कर लॉजिक नहीं करेंगे, सम देखेंगे, दिमाग लगाएंगे कि इसको छोड़कर बाकी सब हमको समझ में आ रहा है, ये रॉन्ग है भाई, ऐसा नहीं करना, ये नहीं करना है। ठीक है, लास्ट पॉइंट बेटा, इस पॉइंट को वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है, इसको नोट नंबर 5 को वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है, सम ओवरऑल इंपॉर्टेंट है। एफ नंबर इंपॉर्टेंट क्योंकि पहली बार तुम ऐसा पॉइंट पढ़ रहे हो, अदरवाइज आसान है। एफ नंबर, कैलकाटा लिमिटेड रेमिट, रेमिट मतलब भिजवाना। आप ब्रांच अकाउंटिंग का पढ़ के आए बच्चों, तो आपको सुना होगा हेड ऑफिस ने ब्रांच को पैसा दिया या ब्रांच ने हेड को पैसा दिया और वो पैसा अगर रास्ते में पड़ा हुआ है, अभी तक सामने वाले को नहीं मिला है, तो उससे हम लोग बोलते हैं कैश इन ट्रांजिट। तो कैलकाटा ने डेबिट 6,000 किया दिसंबर 30 को, ऑलमोस्ट साल के आखिरी दिन पर किया। बट इट वॉज रिसीव्ड बाय हावड़ा लिमिटेड ओनली ऑन 4 जनवरी 2016। इसका मतलब वो उस साल नहीं मिला। तो जो पैसा भिजवाए और उस साल नहीं मिला, इट्स कॉल्ड कैश इन ट्रांजिट। असेट और लायबिलिटी में चूज करो बेटा, आपके हिसाब से नाम क्या है? असेट की लायबिलिटी, कैश इन ट्रांजिट, असेट लायबिलिटी क्या है? इसका पहला वर्ड सीख कर बोल रहा है क्या है, जिसके बाद तुम कंफ्यूज हो रहे हो, तुम इन ट्रांजिट में पड़े हो, तुम खुद भी इन ट्रांजिट हो। पैसी क्या है? सोच रखा पैसी क्या, पैसी दिखाना, अच्छा लायबिलिटी भी हो सकता है।
कमाल की बात है। तुम्हारी गाड़ी तुम्हारे घर के नीचे है, गाड़ी में तुम्हारी गाड़ी एक होटल के नीचे खड़ी है, अब वो भाई को कोई इन ट्रांसलेट है यार, उससे क्या मतलब है? उसकी जात थोड़ी चेंज कर दोगे। तो असेट है, असेट में चिपका दो। असेट में कैश की जगह जहाँ पे कैश इनका इक्विवेलेंट है वहां चिपका दो। इसका और एक मीनिंग देखो साहब, ये लाइन लिख कर दिया है पर इसकी और एक मीनिंग देखो। शेड्यूल का ट्रेड लेटर में एक लाइन है, ड्यू फ्रॉम कैलकाटा। ड्यू फ्रॉम कैलकाटा का ये लाइन बोल रहा है कि कैलकाटा अपनी जगह बोलेगा या हावड़ा बोलेगा। तो हावड़ा लिमिटेड की बुक्स में कितना फिगर दिखाई दे रहा है? 15। सिंपल हावड़ा लिमिटेड, हावड़ा हम लोग सवाल है, हम कैलकाटा से 15 पाते हैं, हम कैलकाटा से 15 पाते हैं। जब ये बोल रहा है तो वो भी सही बोल रहा होगा, पर मैं असेट बोल रहा हूँ तो कैलकाटा वाला राजनीति में बोलेगा। मैं ट्रेड रिसीवर में छाप रहा हूँ तो उसके लिए मुझे ट्रेड टेबल भी करना पड़ेगा। तो देखो ट्रेड टेबल का शेड्यूल नंबर 2 नीचे वहां पे सेम नाम दिखाई दे रहा है, सेम तो नहीं बोलना चाहिए, सिमिलर बोलना चाहिए। क्या शब्द है? ड्यू टू हावड़ा। टर्न द पेज टू एंड फ्रो पर है, टर्न द पेज पर है, धीरे धीरे चल रहा हाल के हाथ में से जाता है। ड्यू टू हावड़ा, वहां से इंग्लिश का बिना लिखता हूं आपके लिए, ड्यू फ्रॉम कैलकाटा। एक पार है एक चुका है। वो बोल रहा 15 पाता हूँ असेट, 15 असेट, उसकी उसमें 15,000 असेट कॉलम में पड़ा हुआ है, ट्रेड रिसीवर यहाँ पे 9,000 किस कॉलम में पड़ा हुआ है? ट्रेड टेबल लायबिलिटी है। कैलकाटा और हावड़ा का कॉलम भी अलग अलग है, असेट और लायबिलिटी भी अलग अलग है। 15 और 9 का डिफरेंस 6। पॉइंट नंबर है कैश एंड ट्रांसलेट, इसी बारे में बेटा ये अलग हो ही नहीं सकता। ये अलग क्यों है उसका लॉजिक समझ लो। एक ही बार बताओ, इसके बाद मैं कैसी लाइन बोलूंगा ये सब पढ़ाई खत्म हो जाएगी। एक बार लॉजिक समझ लो। पक्का ये जो ड्यू टू हावड़ा बोल रहा है, यानी कैलकाटा वाला बंदा 9,000 को लिखा है, इसने 30 दिसंबर को चेक भिजवाया। पक्का क्या लिखा हुआ है इसमें? चेक भिजवाया। वो 30 तारीख को जैसे चेक लिखा वो अपनी बुक में एंट्री किया, मैंने हावड़ा को पे कर दिया भाई, हावड़ा अकाउंट डेबिट टू बैंक, हावड़ा लिमिटेड टू बैंक, एंट्री पास कर दिया। उसकी बुक में 6 कम हो गया, 15 में से 6 कम हो गया। उसकी बुक में 15 ही था लेकिन 6 कम हो गया, वो 9 पे बैठा हुआ है। वो क्यों देखेगा कि इसको मिला कि नहीं मिला, और मिल गया तो उसने बैंक में डाला कि नहीं डाला, ये मेरा कंसर्न नहीं बेटा। आज एक बात बताओ, बिजली का बिल जमा करने गए, एक बात सोच रहे, आपने बिजली विभाग को चेक दिया कि बाबा ने मुझे चेक दिया, अलाउड है, चेक ड्रॉप बॉक्स में डाल दिया, तो तुम लोग ट्रेस करते हुए जाके रोज रोज खिलाइए और चेकअप डालती है, हमारा चेक डालती नहीं। हाँ? हमारे बैंक से निकला नीति डालिए ना प्लीज, वो पैसा निकालिए ना मेरे खाते से, चेक करते हो। कोई ट्यूशन सेंटर में फीस दे उसको, तुमने एडमिशन ले ली, तुम जाके रोज उसके साथ अपना चेक इंटैक्ट किया क्या? हमारे खाते से निकल नहीं रही, दीजिए ना सर, अच्छा नहीं लगा मुझे। आपको तो अच्छा है, चेक कभी यही से बनता। तो हम चेक देंगे बेटा, हमें क्या मतलब है इंटैक्ट किया कि नहीं किया, तो उसकी बुक में आज भी 15 पड़ा हुआ है, क्योंकि हम तुमसे 15 पाते हैं, हम भी 15 चुकाते हैं, हमने तो 6 दे दिया, इससे 6 कैश इन ट्रांसलेट है। ये इसका लॉजिक है। अब एग्जाम अप्रोच, इतना ड्रामा कर रहे हैं, एग्जाम अप्रोच कौन किससे पाता है ये बताओ, कौन किसको चुका रहा है ये बताओ, हु इज गोइंग टू रिसीव मनी, हु इज गोइंग टू पे मनी, बताओ। जवाब है मतलब ही नहीं। बोलो जवाब बोलो, मतलब ही नहीं। तो बताओ बच्चों, कौन किससे पाता है? सब मतलब नहीं। कौन किसको चुकाता है? मतलब ही नहीं। एक में ये भाषा लेकिन समझते, ड्यू टू हावड़ा, ड्यू फ्रॉम कैलकाटा, एक में कितना है? 9, लायबिलिटी हमेशा कम होगा। एक में असेट है कितना? 15, असेट हमेशा ज्यादा होगा। मन में बोलना सेटअप और सोच, 9 पूरा इधर से कर दिया, 15 उधर से कर दिया, लेकिन सर सेटअप में तो रिकवरी लोअर होता है, एकदम सही। तो 9 और 15 का दोनों कट गया तो कितने का डिफरेंस बच गया? 6। बस उसका नाम ड्यू फ्रॉम कैलकाटा नहीं लिखकर, ये नहीं लिखकर इस नाम को रिप्लेस करके क्या लिख देना है? कैश इन ट्रांसलेट। द मोमेंट मुझे पॉइंट नंबर एक जैसे शब्द मिला, मैं कैश इन ट्रांसलेट लिखूंगा और ये दोनों शब्द को अपनी कॉपी से ऐसे इरेज कर दूंगा कि ये 9 भी नहीं है, 15 भी नहीं, स्टेटमेंट हो गया था। इसके अंदर मत घुस जाना कि कौन किससे पाता चेक करूंगा, थोड़ी सोचूंगा, चेक दिया, कुछ नहीं था। 10 सेकंड में काम खत्म। कैश इन ट्रांसलेट असेट में, गुड्स इन ट्रांसलेट आ जाए तो असेट में, और ऐसा कोई म्यूचुअल नाम है, म्यूचुअल मतलब होल्डिंग और सब्सिडी का आपस का नाम है, खत्म, वो बुक से गायब कर देंगे। ठीक है।
धीरे लिखना। पॉइंट नंबर एफ पे एस्टिक्स बनाइए, इनफैक्ट 3 जगह बनाइए, सुनिए इस तरह। यहाँ पे ड्यू टू हावड़ा में लिखिए रीड विथ पॉइंट एफ, जैसे बोल रहा हूँ बेटा वैसे बनाएंगे, रीड विथ पॉइंट एफ। असेट साइड में ड्यू फ्रॉम कैलकाटा में लिखिए सेम लैंग्वेज, रीड विथ पॉइंट एफ। और इस सब में कहीं मैंने नोट कर रखा, इसका जगह नहीं छोड़ा, कोई बात नहीं, हमें दिमाग में लगाना। इसी पेज में नीचे में पॉइंट एफ को लेकर कुछ लिखिए, जगह यूज करिएगा बेटा, नीचे जो ब्लैंक स्पेस है ढंग से लिखिएगा। A student should never bother who has to receive ब्रैकेट में ड्यू फ्रॉम कैलकाटा, ताकि आप लिंक कर पाए, ड्यू फ्रॉम कैलकाटा ब्रैकेट बंद। अब ब्रैकेट खोल का सेंटेंस क्या था, स्टूडेंट शुड नेवर बॉदर हु हैज टू रिसीव एंड who has to pay इसमें क्या लिखेंगे, ड्यू टू हावड़ा। Simply set off both the amounts ब्रैकेट में, although they are different and never ever, ऐसी इंग्लिश सही नहीं बेटा, ऐसे लिख रहे हैं जानबूझकर क्योंकि हम बोलना चाहते हैं, ध्यान रहना, नेवर एवर, कभी भी ऐसा नहीं होगा, नेवर एवर शो देम इन सीबीएस। सीबीएस बोले तो बेटा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, जस्ट फुल स्टॉप की बात, शो कैश इन ट्रांजिट ऑब्लिक, हो सकता है हम इसी वर्ड को गुड्स इन ट्रांजिट बोले बच्चे, लैंग्वेज चेंज कर कर, ये डिपेंड करता है ब्रांच अकाउंटिंग के लॉजिक जैसे हमने बनाया होगा वहां पर आपको। तो जस्ट शो कैश इन ट्रांजिट ऑब्लिक गुड्स इन ट्रांजिट ऑन असेट साइड अंडर, किस हेडिंग में दिखाएंगे बेटा, ये हेडिंग वही कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अरे बच्चे के मन में आया फिर सवाल, सर एक बात बताओ, आपने यहाँ पे बोला 9 एक जन का लायबिलिटी है, 15 एक जन का असेट है, और ये सेट ऑफ होकर 6000 कैश इन ट्रांजिट मैच कर रहा है, पॉइंट नंबर एफ से मैच कर रहा है। सर बताओ सर, अगर पॉइंट एफ में कैश इन ट्रांजिट 5000 ही हुआ या ऐसा कोई फिगर हुआ तो इस दोनों के डिफरेंस से मैच नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल, आंसर इज इम्पॉसिबल, ऐसा होगा ही नहीं, वो हरदम मैच करेगा। ठीक, तो आपका डिफरेंस 6 है, तो डिफरेंस का मतलब है वो कैश या गुड्स इन ट्रांजिट है। अगर वो इंफॉर्मेशन में लिख रहा है, वैरायटी सोचते हुए कितनी वैरायटी दुनिया बना सकता है, अगर वो लिखता है कि ये कैश इन ट्रांजिट 5 है, इसका मतलब बचा हुआ 1 गुड्स इन ट्रांजिट, बचा हुआ 1 गुड्स इन ट्रांजिट, और कुछ डिफरेंस नहीं है, अदरवाइज इम्पॉसिबल बेटा, कोई और लॉजिक इसमें हो ही नहीं सकता है। और पॉइंटर नहीं देगा तब मत कम होगा, पॉइंटर देना ही नहीं चाहिए उसको,
तब अच्छा समझ क्यों होगा, तब एक बच्चे को दिमाग लगाना पड़ेगा 9 और 15 का सेट दिया, फिर म्यूचुअल फिगर का डिफरेंस क्या है, तब उसकी सोच आनी चाहिए डिफरेंस इज ऑलवेज क्या है इन ट्रांसलेट। नेक्स्ट बेटा पॉइंट लास्ट क्या बचा, लास्ट तो बड़ी ऐसी तो बड़े ना। चलो पॉइंट नंबर डी में आओ बेटा। सी और डी हमेशा साथ पढ़ना, जब भी क्रेडिटर का लाइन हो हमेशा उसको पढ़ते हुए स्टॉक का लाइन पढ़ना। द क्रेडिटर ऑफ हावड़ा इंक्लूड 60,000 फॉर द गुड्स सप्लाइड बाय कैलकाटा लिमिटेड। तो कौन किससे पाएगा, क्या जवाब होना चाहिए आपका, मतलब ही नहीं है सर, खाली एक लेटर से कम कर देना, वही 60,000 क्रेडिटर से कम कर देना, सेट ऑफ में मत पूछिए, तो सिंपली सेट ऑफ हो गया। इंक्लूडेड इन द स्टॉक, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हमेशा कौन से स्टॉक से निकलती है, सोल्ड अनसोल्ड। तो इंक्लूडेड इन स्टॉक का मतलब ही अनसोल्ड स्टॉक। हावड़ा के अनसोल्ड स्टॉक में गुड्स टू द वैल्यू, वैल्यू मतलब सीपीएसटी बेटा, वैल्यू इज ऑलवेज सेलिंग प्राइस, वैल्यू इज ऑलवेज सेलिंग प्राइस। कॉस्टिंग को छोड़कर या कॉस्ट सब को छोड़कर बाकी सारा शब्द सेलिंग प्राइस है, इससे सिंपल और क्या होगा। तो ये ऑलरेडी 24,000 दीजिए सेलिंग प्राइस, फिर से इंक्लूडेड इन द स्टॉक इज रुपीज 24,000 विच वॉज सप्लाइड बाय कैलकाटा। कौन किसको बेचा कौन खरीदा ये रेलिवेंट नहीं है बेटा, सिर्फ अनसोल्ड स्टॉक और प्रॉफिट रेशियो देखना है। प्रॉफिट रेशियो है 1/3 ऑन 33 1/3% इज एज गुड एज 1/3 फ्रैक्शन में, मगर ये किस पर है बेटा, तो 1/3 अगर सीपी पर है तो कन्वर्शन टेबल बेटा 1/4 ऑन सेलिंग प्राइस, इनवॉइस प्राइस, ब्रांच में ब्रांच प्राइस, हायर परचेज में हायर परचेज प्राइस, कंसाइनमेंट में जो प्राइस बोलो सब एक ही है। तो इसी पेज में वर्किंग नोट चार्ट, इसी पेज में यूआरपी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का शॉर्ट फॉर्म इज इक्वल टू अनसोल्ड स्टॉक विच इज 24,000 इंटू 1/4। क्यों 1/4 ले रहे बच्चों, क्योंकि जब ये सेलिंग प्राइस है तो प्रॉफिट परसेंटेज भी सेलिंग वाला होना चाहिए, ये दोनों अपने आप में कंपैटिबल होने चाहिए। अगर 24,000 कॉस्ट होता तो प्रॉफिट कॉस्ट वाला लेते, एकदम सिंपल बात बोल रहा हूँ, एकदम सिंपल, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं। सीपी से सीपी इंटू होता है, सीपी से सीपी वाला परसेंट इंटू होता है, एसपी से एसपी वाला परसेंट इंटू होता है। तो है कितना है बेटा 6,000 रुपया। यहीं पर बोल पाओगे क्या ये 6,000 कहाँ एडजस्ट होता है, कंसोलिडेटेड ईयर में लेस और इन्वेंट्री से लेस। अब इन्वेंट्री बैलेंस शीट में ये नहीं बोलने का रहता है भाई सर, इतना आपको आता है तो इन्वेंट्री से लेस, स्टॉक कम हो गया, सीपीएल कम हो गया। नोट नंबर 6, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। अब सब आप भूल चुके बेटा, बहुत देर पहले आप पॉइंट 1 पढ़े थे, तो आइए बेटा 1 से चालू करिए, पॉइंट 1 से फ्रेश रीडिंग करिए। कितना ओपनिंग किया था बच्चों, 1.5 लाख, इनर कॉलम में उससे प्री डिविडेंड माइनस होगा, प्री डिविडेंड कितना था वर्किंग नोट नंबर 2 में, मैं जगह बता रहा हूँ बेटा, देखना आप ही को पड़ेगा, उसकी मेहनत आप ही को करनी पड़ेगी। तो ओपनिंग पीरियड अंदर की तरफ लिखे 1.5 लाख, उसमें से प्री डिविडेंड टोटल प्री डिविडेंड माइनस किए वर्किंग नोट 2 से देखकर 19, तो 1.5 में से 90 क्या बच्चों, कैपिटल प्रॉफिट कॉलम में 60,000 आ गया, 60,000। ठीक बेटा, आगे अब इंक्रीजिंग पीरियड निकालना है, तो पहले क्लोजिंग पीरियड देखो तो सही, शेड्यूल नंबर 2, शेड्यूल नंबर 1 सॉरी, उसमें टीएल, टीएल के सामने क्लोजिंग फिगर हावड़ा का 2,70,000, सब्सिडरी कंपनी का क्लोजिंग पीरियड देख रहा हूँ 270, कंपेयर किससे करना है, ओपनिंग कितना बचा है
ओपनिंग कितना बचा है, तो इंक्रीज इन पीएल में 2,70,000 माइनस 60,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इन 1:1। अच्छा आपने देखो तो भाई ब्रिज टू कोर्स ब्रिज से निकाले दिए ना सर, लिख के निकाले ना, रुक जाओ बेटा, इसको ये कंप्लीट कर लेते हैं। 270 में से 60 के बच्चों 2,10,000, 2,10,000 का आधा करेंगे तो 1,05,000। मेंटली सोचने का टाइम बताऊँ, और ये फिगर और ये फिगर में आप 60,000 जब पढ़ रहे हो तो आप फिर सोचो इसमें हजार कौन सा है, 70, 70 में 7, 7 में से 6 एक इंटर मैथ ऐसी होती है, तो 210, 2 अपनी जगह है, 10 आ गया, 210, 210 को आधा करना है, एक एक डिजिट आधा कर, 2 का आधा 1, 10 को पूरा पकड़ के आधा कर 5, तो 105, 1,05,000 करते रहिए सब, बहुत सिंपल प्रैक्टिस में आ जाएगी। ठीक, वो रेशियो लिखते तो बेटा कहीं पर, बाकी मैं नंबर नहीं दे रहा हूँ। प्री टू पोस्ट जैन टू जून, थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, जुलाई टू दिसंबर। होल्डिंग कंपनी इज 90% वर्किंग नोट बेटा, 10% खाली बैलेंस शीट है, और मार्क्स तो 10% है, पर ये 90 राइट नहीं हुआ तो कुछ नहीं है। ओपनिंग जनरल रिजर्व था बेटा अपने पास, शेड्यूल 1 में जाइए, प्लीज टेक द जर्नी, शेड्यूल 1 में जाइए, ओपनिंग दिया बैलेंस शीट में था, ये वही ओपनिंग है वही क्लोजिंग है, नो इंक्रीज नो कुछ भी, बस खाली ओपनिंग दिया, फ्री में चिपका दिया बेटा। कितना रुपया, 1,80,000, 1,80,000 कैपिटल प्रॉफिट कॉलम। और देखो बच्चों, मैंने यहाँ फिर से रेवेन्यू रिजर्व कॉलम नहीं बनाया है, नहीं बनाया है, क्यों नहीं बनाया, सर इंक्रीज है ही नहीं तो बनाकर करोगे क्या उस कॉलम को, सर लेकिन हमसे गलती से बन जाए तो, बन जाए कुछ करना मत पड़ा रहने देना, कॉलम खाली पड़ा रहेगा, आपका क्या जा रहा है। वर्किंग नोट नंबर इसी पेज में 5, प्लांट एंड मशीनरी रीवैल्यू हुआ था 1,65,000 से, और जो भी रीवैल्यू हो वो हमेशा कैपिटल प्रॉफिट या लॉस से बढ़ा है, इसलिए प्रॉफिट है। फ्रेंड यहाँ पे इंक्रीज इन प्लांट, इंक्रीज इन प्लांट किस कॉलम में बेटा, वो आप अमाउंट लिखकर बता दोगे, 1,01,65 कैपिटल प्रॉफिट कॉलम में, और डेप्रिसिएशन अंडर चार्ज जो था वो यहाँ नोट 5 से आया, ये दोनों फिगर 7,500, लेकिन 7.5 माइनस है बेटा, प्रैक्टिस में देना उसको, टोटल बता 510, ओके, सब खुद करो बेटा, खुद करो। 97, ये 19.5 है बेटा, ये एरर ठीक करो, इसलिए मैं से चेक कराता हूँ, मैं दोनों चेक करो, 25-75 दोनों निकालो। होल्डिंग कंपनी का हिस्सा 75%, सब्सिडरी कंपनी का हिस्सा, सब्सिडरी बोल रहा एमआई का हिस्सा 25%, ये वाला फिगर बच्चे बोल रहे हैं 73,125 है, प्रिंटिंग एरर ठीक करना बेटा। डन, ये वाला रो एमआई वाले में पूरा ऐड हो जाता है, ये कैपिटल प्रॉफिट कॉस्ट ऑफ कंट्रोल वाले स्टेप में माइनस हो जाता है, और ये रेवेन्यू पीएल फिगर
कंसोलिडेटेड पीएल में प्लस हो जाता है। ये आ जाए जितनी जल्दी उतना अच्छा। नेक्स्ट स्टेप बेटा, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। नोट नंबर 7, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। इन्वेस्टमेंट इन हावड़ा लिमिटेड, पहले वर्ड लिख लेना चाहिए बेटा, इजी होता है। लेस शेयर ऑफ प्री डिविडेंड, ब्रैकेट में खुद के लिए रिवाइज करने के लिए ये मैं इसलिए लिख रहा हूं सर क्योंकि रॉन्ग एंट्री वाला सम सही है, वही क्लाइंट का गैप छोड़ दिए। लेस शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट और लेस nominal value of shares held in Havra. कहाँ से फिगर लाना है साहब? सर इन्वेस्टमेंट तो असेट होता है, तो बैलेंस शीट असेट कितना बेटा? 4,500 शेयर का कीमत था 7,20,000, 7,20,000। लेस प्री डिविडेंड वर्किंग नोट 2 में है, जहाँ पे ओरिजिनल अमाउंट आया था 90,000, पर मेरा शेयर 90 नहीं है साहब, मुझे पूरा 90 कैसे मिलेगा? मैं तो उसका 100% होल्डिंग थोड़ी ना हूँ, मेरा हिस्सा 75% है, 67,500। ये ऑप्शनल है, आप इसको माइनस करके टोटल लिखते हो, ये ऑप्शनल आपकी बात है। बोलो बेटा ये 6 ये कैपिटल प्रॉफिट जो शेयर है हमें एओपी के टेबल से मिलता है। कितना था बेटा? 8,2500। यहाँ क्या बच्चों स्क्रीन पर लिख लो बार 380 to 500 यूज करते इस पे टिक लगा दोगे तो कंफ्यूजन होगा ही नहीं, ये खत्म हो गया था, दोबारा इस्तेमाल ही नहीं करना है। और नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स इन हावड़ा का मतलब बेटा उसका कैपिटल इनटू मेरा डिग्री ऑफ होल्डिंग, उसका कैपिटल पेड अप कैपिटल कितना लाख था? 6 लाख। कहाँ लिखिएगा? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड इक्विटी शेयर के सामने लिखा बेटा, ये रखेगा हावड़ा का कैपिटल 6 लाख, इसका हिस्सा मेरे पास 75% है, कितना? 7.5 लाख। इसका मैं स्लाइड में देखो कहीं पर भी क्या आंसर आ रहा है? 180। नेगेटिव आ रहा लग रहा है, नेगेटिव आ रहा मतलब ये मेरा कैपिटल रिजर्व। ठीक है, एमआई कैलकुलेशन करें बेटा। नोट नंबर 1 थोड़ा आगे अपने आप को बढ़ाएं। जिनका एमआई हो जाए वो सीपीएल कंसोलिडेटेड रिजर्व आगे बढ़ते जाए।
कैपिटल प्रॉफिट का इसका वो 127 और ये दोनों यूपी से मिला बेटा आपने, ये दोनों यूपी में छापना है, एमआई का रो और टोटल बता 187। चले आगे कंसोलिडेटेड पीएल बैलेंस इन द पीएल ऑफ कैलकाटा लिमिटेड। कैलकाटा का खुद का पीएल कितना था? 4,20,000। कहाँ से मिल रहा है? बैलेंस शीट में शेड्यूल नंबर 1 एच के कॉलम से, होल्डिंग कंपनी जो भी था कैलकाटा उसके कॉलम से रॉन्ग एंट्री किए, इसलिए शेयर ऑफ फ्री डिविडेंड यहाँ सिलेक्ट कर रहे हैं। ये फिगर हमेशा वही होगा जो फिगर आपका कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में था, 62 था क्या 67,500। ऑलवेज सेम एज साथ साथ रिमार्क्स बनाते जाना बेटा, वो सरकार लग रहा हो ठीक है, रिवाइज करते समय अच्छा लगेगा। सेम एज सीओसी, फिर प्लस शेयर इन रेवेन्यू पीएल ऑफ हावड़ा। ये कहाँ से मिलेगा भाई? यूपी में से मिलेगा। रेवेन्यू पीएल हावड़ा कॉम्बिनेशन ढूंढना है। रेवेन्यू पीएल ऑफ हावड़ा कितना? 73,125। इधर देखिए बेटा, ये फिगर एमआई में यूज हो गया था, एक ही बचा हुआ है अभी अभी यूज हो गया 73,125। आगे अनलेस प्रॉफिट नोट नंबर 4 में निकाल चुके हैं 6,000। तो ये लेस का है साइन, ये भी लेस है ना। 419625। बैलेंस इन द रिजर्व ऑफ कैलकाटा कंपनी, ये वापस से बेटा शेड्यूल 1 से मिलेगा अपने को, कैलकाटा के कॉलम से मिलेगा। हालांकि वहां पे ओपनिंग रिजर्व नहीं है, पर कोई बात नहीं ना, ओपनिंग की क्लोजिंग है, क्या प्रॉब्लम अपने को? कितना रुपया? 3,00,000 प्लस माइनस नहीं होगा बेटा, प्रिंटिंग एरर है, प्लस शेयर इन द रेवेन्यू रिजर्व, ये ओपी टेबल से मिलता है। तो क्या करें सर, रेवेन्यू रिजर्व को शेयर है ऑफ हावड़ा, कॉलम ही नहीं है, कॉलम ही नहीं तो फिर फिगर कहाँ से आएगा? ये बनाने के बाद आपको क्या लगता है? सर नहीं बनाते तो हो जाता है, पर नहीं बनाओगे ना तो आप एग्जाम में कंसल्ट जब कई बार कुछ समझ नहीं पाओगे। एक बार ग्रिप लाने तक के जैसा कर लो, बाद में समझ में आ जाता है। बनाओ डन साहब, बैलेंस शीट काटे बेटा। क्वेश्चन नंबर 6,
शेयर होल्डर्स फंड में कैपिटल सिर्फ होल्डिंग का आता बेटा, ओनली एच का, तो क्या है ओनली एच कंपनी का। यहाँ पे एच लिखना डेंजरस है क्योंकि यहाँ पे हावड़ा है कि होल्डिंग कंपनी समझ जाना। कितना था 15 लाख। बी रिजर्व सरप्लस, कॉपी नहीं करना। कैश रिजर्व लिखने का बहुत मन है पर नहीं लिख सकता हूँ क्योंकि इस सब में भी वो गुडविल स्ट्रक्चर हो रहा है। तो फिर हम लोग लिखेंगे क्या क्या हुआ बेटा, कंसोलिडेटेड रिजर्व, कंसोलिडेटेड सीएल। नोट नंबर मेंशन करते जाना, सम वाला बोलना बेटा। कितना नहीं ये वाला रिजर्व है और ये नहीं, फिगर इनर कॉलम में जोड़कर बाहर ले जाना। एमआई रिजर्व सरप्लस कैसे नहीं होता बेटा, एमआई तीन अलग रहेगी, वो रिजर्व थोड़ी, वो तो पेबल अमाउंट है, दूसरे को देना है। बोल रिजर्व बोल 3 लाख और ये वाला फिगर 41965। एमआई वर्किंग नोट नंबर 1 क्या कितना 30185। बोलते बोलते लिखना चाहिए, मन में बोलते रहना चाहिए, लिखते रहना चाहिए। सब में बैलेंस शीट पे नजर होनी चाहिए, क्या वहाँ नॉन करेंट लायबिलिटी कुछ था क्या बच्चों, और एकदम सब में नहीं था, तो सब पहले खाली लिखी जाएगी। करेंट लायबिलिटी में धीरे हो जाना, पेबल है, काफी सेट ऑफ भी है, तो टेबल के अंदर में 2 रो पहले बना लो क्रेडिटर्स और बिल्स टेबल का। सम का शेड्यूल भी लिखना बच्चों, उसमें 3 नाम है और 3 आए मेरे बेटा, एक नाम यहाँ लिखना ही नहीं है, वो बाहर से बाहर ऑफ हो जाएगा, ठीक है। समझने के लिए तुम बोलोगे तो हम लिख देंगे 9 माइनस में 0 कर देंगे, वो अलग बात है, पर वो आएगा ही। क्रेडिटर्स रूल भाई है, पहले दोनों अमाउंट जोड़ लो, इसके बाद फिर बात करो, दोनों जोड़ के बताओ। अमाउंट 231 और इसमें 1,50,000, ब्रैकेट बंद नहीं करो, बाद में देखेंगे। ये बिल प्लस 1,20,000। तो हावड़ा में जो स्टेप है, ठीक है ना। क्रेडिटर्स का पॉइंट नंबर 3 था, द क्रेडिटर ऑफ हावड़ा इंक्लूड 60,000 रुपया फॉर गुड्स सप्लाइड बाय कैलकाटा। मेरे काम का वर्ड 3 ऐसा बच्चे, एक क्रेडिटर, दूसरा इंक्लूड, तीसरा 60,000।
तो क्रेडिटर में से कितना सेटअप हो गया बेटा? 60,000 हो गया, ये खत्म हो गया। कितना? 321 अंदर में लिखना चाहिए, बाद में जोड़ के बाहर ले चलेंगे। अब याद रखना 60 रेगुलर से माइनस करना बेटा, बहुत देर बाद आएगा लेकिन याद रखना पड़ेगा। अब बिल्स टेबल के पॉइंट हमने पढ़ाई थी, बहुत देर से बी नंबर अब पढ़ लो और जवाब भी आप दे पाओगे, बता दीजिए मेरे साथ। The bills table of Havra were all issued in favor of Calcutta. Which company got the bill discounted? जब वो बिल डिस्काउंट ही हो गया था तो सेटअप का तो चांस ही नहीं हो सकता है। जब वो बिल डिस्काउंट ही हो गया तो सेटअप हो ही नहीं सकता। तो नो सेटअप, नथिंग इज टू बी डन। यहीं पर रिमार्क लिख देगा तो वो अच्छा रहेगा। The bills table alignment since the bill is discounted सारे बिल डिस्काउंट हो गए ना, कुछ नहीं बोला है तो पूरा ही हो गया। कॉमा तो नो सेट ऑफ, चेक भी नहीं करेंगे दिया कितना है नहीं है। इनफैक्ट तुम एक बार चेक कर लो तसल्ली के लिए, तुम्हें ट्रेड रिसीवर्स वाले शेड्यूल 4 में डेटर है, दिया नजर आ रहा है, तो यहाँ पे और प्रूफ हो गया भाई दिया नहीं है, दिया है ही नहीं, सेट ऑफ कहाँ से करोगे? प्रूफ में जाना गलत है, सही जवाब यही सेट ऑफ करना ही नहीं है। टोटलिंग कर तो रहे हो लेकिन इसकी हैबिट की बात होती है। एक बार सारे वर्किंग को देख लेना चाहिए, कोई लाइबिलिटी और नहीं सुना एओपी में देख लेना चाहिए। एक बार कहीं कोई स्पॉट मिस नहीं हुआ है, जब श्योर हो जाओ तो एक दो लाइन का गैप छोड़ करके टोटल कर देना चाहिए। कुछ आगे इनके को लिखने का जगह रहता है। बोलो असेट साइड पॉइंट नंबर 5, ओरिजिनल बैलेंस शीट पे नजर रखो तो आइडिया रहेगा कैसे कैसे लिखना है। फिक्स्ड असेट्स में टैंजिबल अलग बनाएंगे, इसके अंदर में कोई शेड्यूल है क्या टैंजिबल फिक्स्ड असेट्स का? तो अच्छा है, बहुत इजी हो जाएगा। अंदर में दो नाम चिपकाएंगे, स्टेप 1, दोनों के बगल में ब्रैकेट खोलेंगे, सिस्टमैटिक वे में करेंगे। बिल्डिंग तो कहीं डिवाइड हुआ नहीं, सब हमने कोई ऐसा डेटा नहीं था तो बिल्डिंग कुछ नहीं करना है। सब 6 3 9 90 अंदर वाले कॉलम में, और प्लान के लिए आपको स्टाइल बताया तो बेटा बेस्ट है हमेशा एओपी में जाना, एओपी में जाना। रिवैल्यूएशन ऑफ प्लान का फिगर वहां से लिखना, वर्किंग से नहीं, वर्किंग तो ढूंढना पड़ेगा। एओपी में जाना, एओपी टेबल से कितने का प्लान बढ़ा वहां पर, साइन वहां पे क्या है प्लस 165 का साइन प्लस, तो प्लस 165 और माइनस डेप्रिसिएशन अंडर चार्ज 7,500 की तरफ 915 9075 और इन दोनों का टोटल 9,918 1897 500।
ठीक है बेटा, आगे फिक्स्ड असेट बी नंबर इज बट इनटैंजिबल में गुडविल, ओरिजिनल फिगर पहले जोड़ के बैठ जाते हैं, इस बार को बैलेंस शीट में छापना पड़ेगा। 1,20,000 प्लस 90,000 यानी 2,10,000 माइनस 1,80,000। यार मार्क्स देना, ये कैश रिजर्व है। और अच्छा रिमार्क देना नोट नंबर 6 कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। सारी बातें अभी लिखोगे 10 सेकेंड लगेगा, बाद में टाइम बचेगा। तो 30 बचा, ये तुम लिख दिया, तब तुम ये पढ़ा, पर गलत तरीका है ये दोनों का टोटल तुम पहले जोड़ करके रखेगा सामने, और फिर कैपिटल को पहले कंपेयर करके रखेगा। कल को कैपिटल 280 आ गया यहाँ पर और तुम माइनस करते समय अच्छा है तो माइनस हो गया है, ऐसा नहीं होगा। तुम पहले से देख के रखे कैपिटल ज्यादा है तो कैपिटल में जाके लाने की पहले वही ब्रैकेट में गुडविल माइनस करना पड़ेगा, ये पहले से देख के रखना है। और इंटेंजिबल तो कुछ है नहीं, ओरिजिनल बैलेंस शीट सामने रखो, वहां से नाम जो रहा ऑर्डर जो रहा ओरिजिनल बैलेंस शीट सामने रखो, गुडविल हुआ। इंटेंजिबल नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट आएगा ही नहीं, क्यों नहीं आएगा? लॉजिक दो, क्योंकि वो स्टेप में यूज हो चुका है, वर्किंग नोट में यूज हो चुका है, उसी से तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल बना था। जो जो चीज वर्किंग नोट में यूज हो जाती है वो फिगर दोबारा नहीं आती बेटा। और फिर छठा नंबर पॉइंट, करेंट असेट, तीनों नाम लिखना है एक एक करके। इन्वेंट्री, धीरे धीरे। ट्रेड रिसीव में लिखना, दो नाम है क्या कुछ? डेटर्स और भी कुछ है क्या? दिया नहीं है ना, ठीक है डेटर्स, तो फिर नहीं भी लिखो तो चल जाएगा। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओरिजिनल फिगर जोड़ो सबका, दो अमाउंट इन्वेंट्री में इन्वेंट्री 3,02,70। ट्रेड रिसीवेबल में गलती होगी बच्चों, अगर आप बैलेंस शीट से टोटल करेंगे तो ट्रेड रिसीवेबल शेड्यूल में जाकर जोड़िएगा, क्योंकि शेड्यूल में आपको दिखाई देगा 15,000 कुछ और था, वो वहां से मत उठा लीजिएगा। 60,000 पर 225 बैलेंस शीट से जोड़ोगे तो गलत हो जाएगा। और कैश में 180 प्लस 60, ब्रैकेट खुला रखो, अभी बातचीत करेंगे। बोल भाई, क्या क्या मन में आता है? इन्वेंट्री से क्या सोच आती है? एकदम बस सोच आती थी, यूआरपी लेट होगा, सब फिक्स बात है। यूआरपी में जाओ, सर्च करो, वर्किंग नोट 4 में दिए, कंसोलिडेटेड में दिए, दो जगह जहाँ से स्ट्राइक कर जाए तो 6,000 रुपये यूआरपी लेट हुआ। अभी कैलकुलेटर में खुदा इसमें सोर्स को ला पहले, बना देगा सिस्टम चेंज होगा। डेटर में माइनस क्या होता था? सोर्स लेकर आओ कि सर सेट ऑफ माइनस होता है, तो इसी कॉपी में क्रेडिटर में झाँको, कम में मत झाँको, जो क्रेडिटर में लेट हुआ वही लेट होगा। तो अमाउंट 60,000 लेट हुआ था सर वहां पर। और कैश इन ट्रांजिट इसलिए खुला छोड़े बेटा, बिकॉज पॉइंट नंबर है कैश इन ट्रांजिट के लिए इसको खुला छोड़े हैं। कैश इन ट्रांजिट बोल भाई, 3, 2, 5, 7 में 6 64, 60 कट गया, नहीं ऐसे तो बचेगा, ये 60 कट गया। चलो कौन सा बहुत सिंपल और फेवरेट लाइन है, बहुत सुंदर। नॉर्मल पीपल सी आई ऑब्जर्व, तुम देखते हो मैं उसको ऑब्जर्व करता हूँ, ऑब्जर्व करी चीजों को कैरेक्टर बाद में उठाइएगा। ये 6,000 प्लस होगा, 81 में 60 जुड़ा, 240, 240 में 6 जुड़ा, 246, 246। मैथ बोल दे बस।
ग्रेड। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। पेज नंबर 219, क्वेश्चन नंबर 5। Simple from the balance sheet of H&H company on 31st December 15। क्या डिसाइड हो जाता है यहीं पर? जनवरी से दिसंबर का सम से। फिर सब्सिडरी कंपनी का शेयर कैपिटल में 40,000 रुपया है, 10 रुपए का शेयर है। तो यहाँ सेकेंड पार्ट डिसाइड हो जाती है कि ये 4,000 शेयर का सम है। रिजर्व सरप्लस और ट्रेड पेबल कुछ भी एक्सेप्शनल नहीं है। असेट में फिक्स्ड असेट है। इन्वेस्टमेंट नया दिखाई दे रहा है कुछ। ये शब्द है अदर इन्वेस्टमेंट। अदर इन्वेस्टमेंट मतलब ये इन्वेस्टमेंट एक दूसरे में नहीं किया गया है, ये कहीं और किया गया होगा, प्रॉपर्टी ली गई होगी, किसी दूसरे कंपनी का शेयर होगा। तो 8900 का इन्वेस्टमेंट इसमें है, 1200 का 12,000 का इन्वेस्टमेंट इसमें है। तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते समय ट्रीट देम लाइक रेगुलर इन्वेस्टमेंट। रेगुलर मींस जस्ट लाइन बाय लाइन बेसिस पर, जैसे बिल्डिंग स्टॉक डेट जुड़ते हो, ये सिंपली जुड़ जाएगा सर। तो ये शो इन CPS एज इट इज। ये म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट नहीं है बेटा, तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में जाएगा। वो तो यहाँ दिया हुआ है अलग से, सब्सिडरी का शेयर अलग से दिया हुआ है। कितने हजार शेयर लिखे हैं बेटा? 3,000 शेयर और 32,000 रुपये में। तो 3,000 पर यही डिसाइड हो गया अभी। उधर कितना शेयर था? पलटू पलट के रिपोर्ट 4, 3/4 अपना डिग्री ऑफ होल्डिंग डिसाइड हो गया। नोट का जगह नहीं डिसाइड समझे, कॉपी में रेडी करते हो, थोड़ा थोड़ा लिखते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किताब का पेज नंबर रेफर कर देना। नोट 1, डिग्री ऑफ होल्डिंग 3,000/4। फिर से 76% क्या हो गया? 25 के अलावा था ही। अब बच्चे याद कर ले जाएंगे एग्जाम जो भी आएगा हमको 25 आएगा तो भी 25 आएगा तो भी 25। ठीक, इन्वेंट्री रिसीवेबल्स कैश रिजर्व में GR और CS। इस बार नॉर्मल लिखा है बेटा GR, बगल में कुछ डेट नहीं है, मतलब ये दोनों के दोनों अपने आप में क्लोजिंग बैलेंसेज हैं। क्लोजिंग बैलेंस शीट में कुछ ना बोला जाए तो क्लोजिंग बैलेंस होता है। ट्रेड पेबल्स में फिर एक ड्रामा पुराने सन की तरह। क्रेडिटर्स एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब सिंपली एज इट इज। CDS में शो एज इट इज, कुछ दिमाग नहीं लगाना इसमें। एक्सटर्नल मतलब बाहरी दुनिया के क्रेडिटर्स, नो सेट ऑफ इन दिस। पर एच लिमिटेड लास्ट समय जैसे ड्यू टू कैलकाटा हावड़ा ऐसे वर्ड थे, वो इतना ध्यान नहीं देते, बोला एच तो सब्सिडरी बोल रहा है। एच मतलब वो सब्सिडरी बोल रहा है मैं 2900 दूंगा। तो कौन देगा कौन पाएगा, हम कभी घुसेगा नहीं इसमें था। हम तुरंत इस पॉइंट को पढ़ के साइड से लिंक करेगा। ऐसा ही शब्द डेटर में होगा, मिल गया। ऑपोजिट नाम होगा, मिल गया। ऑपोजिट अमाउंट होगा, वो भी मिल गया। लेकिन ऑपोजिट अमाउंट इससे नजर आया कि 2900 जो है वो इससे मैच नहीं कर रहा है। 2900 और मैच मत करने दो, मेरी सोच सिंपल है। आई विल से सिंपली सेट ऑफ 2900 इधर से उड़ गया, आप मत काटना बेटा। 3,000 इधर से उड़ गया, इधर ज्यादा बच गया, कौन सा साइड हैवी है? अच्छे 100 रुपये अच्छे, वो 100 रुपये क्या है? डिफरेंस इज कैश इन ट्रांजिट।
और अगर ये 11 सम्स होगा तो तुम्हें इंफॉर्मेशन में यही बात दोबारा बोलेगा कि कैंटीन का रेट 100 रुपया है, पर उसे बोलना ही नहीं चाहिए, पर वो बोलता है, क्या करेगा, मानता नहीं है। देयर इज अ कैश इन ट्रांजिट ऑफ 100 रुपया फ्रॉम एच टू एच, मिला। फिर ऊपर आओ बेटा, इस बार शेड्यूल 3 में देखो स्टॉक के साथ क्या वर्ड लिखा है, डोंट यूज ब्रेन एंड वेव, जो दिख रहा है वो दिख रहा था, गुड्स इन ट्रांजिट जो दिख रहा है, एडजस्टेड जो दिख रहा है, वो फिगर आप चिपका देंगे बैलेंस शीट में। और ये 600 कैश गुड्स इन ट्रांजिट, यहाँ देखो नीचे सेकेंड लाइन, नीचे सेकेंड लाइन, ऑन 31 दिसंबर देयर वाज गुड्स इन ट्रांजिट, क्या मजाक है, फ्रॉम एच टू एच इज रुपीज 600। भाई ऊपर दिख रहा है तो क्यों बोल रहे हो, इसलिए बोल रहा है तो भाई प्यारे बच्चे दो बार गुड्स इन ट्रांजिट लिखते हैं, एक बार ऊपर देख के लिखते, एक बार नीचे पढ़ के लिखते, कैसे लिखते वही जानते बेटा, हमें तो नहीं पता, दोबारा नहीं लिखना, ये सब भी एडजस्टेड करा गया है नतीजे। तो कुछ नया बोले तो नहीं है साहब, हाँ ये सब एग्जाम में फर्स्ट टाइम देखे तो रॉन्ग हो सकता है। और नीचे बोलता है द क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एच कंपनी ऑन द डेट एच बॉट द शेयर वाज 2000 एंड द जनरल रिजर्व बैलेंस वाज, पहले दिन जनरल रिजर्व का बैलेंस वाज लेस। तो ओपनिंग बैलेंस का यहाँ पे लाइन है बेटा, दोबारा पर सब्सिडरी कंपनी का ओपनिंग पीरियड 2000, सब्सिडरी कंपनी का ओपनिंग पीरियड में, ये तो ठीक है, पर आपको कुछ लग रहा है जीएसटी में दिक्कत में क्या नहीं मिला, सर डेट नहीं मिला, खाली ये बोल दिया ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, जिस दिन खरीदा उस दिन का बैलेंस किया, तो अच्छा है ना, लॉजिक तो ये जिस दिन खरीदा उस दिन तक का प्री होता, उसके बाद पोस्ट होता, तो वो दिन कौन सा है सर, नहीं भी पता चले, जीरो नहीं पता चले, हमें मत पता चले, सर हमें डिवाइड करना होगा तब रेशियो चाहिए ना, 1:1 या कुछ रेशियो नहीं है, नहीं बात खत्म। हमें क्या दरकार है, हमारे लिए पूरा 2000 प्री और क्लोजिंग पीरियड कितना है देखते हैं, इसमें पीएल कौन है, ये जीआर है, ये पीएल है, तो अगर क्लोजिंग है, ओपनिंग 2 है, तो इंक्रीज कितना 4, पूरा का पूरा 4 पोस्ट, कोई डिवाइड कर इससे नहीं मात्र नहीं लगाना है, ओपनिंग जीआर 0, क्लोजिंग जीआर 4, तो 4 बढ़ा है, इसका मतलब पूरा का पूरा 4 बढ़ा है, तो पूरा का पूरा 4 पोस्ट। तो एक नोट लिखेंगे, कॉपी में नोट 2 चालू होगा। In this question, there is no information about date of acquisition. So we don't bother to compute it. So we don't bother to compute it. So the PL rupees 2000 and information, ये वाला PL 2000 in information is treated as free, is treated as free profit, and the increase of 6 minus 2, लिखे बेटा, increase of 6 minus 2 यानी कि 4000 is treated as post profit. Increase of PL 6 minus 2 यानी 4000 is treated as post profit. ठीक, pen down, connect कर, the credit balance of PL of H company on the date H bought the share was 2000, opening PL 3 और 2 के बाद क्लोजिंग 6 बढ़ा 4 से, तो 4 पूरा का पूरा पोस्ट। इधर ध्यान से देखिए, बात ये लिखना नहीं, अगर ऐसा इक्वेशन होता है तब हम लोग बोलते हैं यहाँ तक का प्रॉफिट फ्री, इसके बाद पोस्ट, इस सब में ये डेट ऑफ एक्विजिशन है नहीं, हम इमेजिन भी नहीं करते, बोलते 6 महीना मांगे कुछ मानो, हम बोलते है ही नहीं, दिया नहीं है, लेकिन यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, इट्स पॉसिबल।
तो हम एक बात बोलते हैं, उस पर ये लिखा है जिस दिन शेयर खरीदा उस दिन तक का पीएल का बैलेंस 2000। तो वो यहाँ हो तब भी ये 2000, वो यहाँ पर हो तब भी ये 2000, तो इस दिन तक का सब कुछ 2000, इस दिन के बाद सब कुछ 4। तो 6000 अपना क्लोजिंग है, 6 में से 2 गया, 4000 पूरा का पूरा रेवेन्यू। फिर हमें क्यों बॉर्डर करना लिखा गया फिर सरकारी में? तो बस इसमें 2 बात के लिए। तो एओपी टेबल कंप्लीट करो इसका बेटा। अब नोट 3 होगा आपकी कॉपी में। दिया 4 था ना क्लोजिंग, तो 4 माइनस 0 रेवेन्यू रिजर्व कॉलम में लिखना बच्चों। कैलसी चलाओ, पूरा कैलसी के जोड़ना बहुत हार्ड है, इतना हार्ड कम हमने तो अपने लाइफ में देखा ही नहीं बेटा। एक्स लिमिटेड का डिग्री ऑफ होल्डिंग है 75 था ना, और एमआई का 25%। दो का आधा 1000 का आधा, तो 54,500 अगर है तो 75 पैसा इसका 3 गुना हो गया 1500। 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, अगर 4 आना 1 रुपया है तो बचा हुआ रुपया हुआ 3। क्या रिसर्च के लिए भी कैलकुलेटर उठाना चाहिए बेटा, कैलकुलेटर के आत्मा को दुख नहीं पहुंचेगा। नोट नंबर 4। चलिए ये 3 पॉइंट आप बना रहे हैं सब, ठीक है, जितने बचे हुए पॉइंट इसके। कंसोलिडेटेड रिजर्व का खत्म करेगा बेटा, एक बार में रेट करेगा। जैसे टारगेट की तरह 4 मिनट में खत्म करना था, कोई फ्री डिविडेंड नहीं, कोई यूआरसी नहीं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ दो लाइन करके आगे बढ़ना है। थोड़ा पहले लैंग्वेज देखना चाहिए, फिर वर्ड सर्च करना चाहिए। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल इज इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी कंपनी माइनस शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट माइनस नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर।
इन्वेस्टमेंट का फिगर बैलेंस से कौन सा अमाउंट उठाएगा? 32,000 वाला क्या? मैं अमाउंट लिख रहा हूँ आपका 32, और इसमें शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट कितना लेस हुआ? 15 बस। और नॉमिनल वैल्यू वाला फिगर कैसे निकाले? 40,000 टोटल कैपिटल में डिग्री ऑफ होल्डिंग 75%, यानी कि 30,000। 500 का गुडविल बचा ना सर? ठीक, MI 40,000 का 25%, इसका बाकी रेसिप्रोकल जो हुआ 10,000, और इनका एक प्रॉफिट था 500, बाकी दोनों कैसे था? 1000 था ना? कंसोलिडेटेड पीएल, एक्स कंपनी का पीएल कितना बेटा? शेड्यूल नंबर 1 से मिला, शेड्यूल नंबर 1 से 10,000, और सब्सिडरी कंपनी का रेवेन्यू पीएल में शेयर यूपी से मिला 3,000। बस कुछ है। एक कंपनी का रिजर्व कितना? 12 प्लस रेवेन्यू की रुपये में रिजर्व का शेयर 3,000 यूपी टेबल। मेरा रिजर्व का शेयर 3,000, 12 3 15। जिनका होगा वो बैलेंस शीट प्राप्त करना चालू करें बेटा। ये हटा दो फिर सबका हो गया। तो आप फॉर्मेलिटी अब कम करिए। शेयर होल्डर्स फंड मैनेजमेंट वर्ड लिखे बेटा, बाकी जगह छोड़ दीजिए। बोलिए शेयर कैपिटल कितना? सिर्फ होल्डिंग का लॉजिक बोलेंगे, अमाउंट अपने आप दिख जाएगा, सिर्फ होल्डिंग का।
कंसोलिडेशन रिजर्व नोट नंबर क्या है? 7 है, ये 6, 15 और 13। MI नोट 5 क्या है? 12,500। 2 नंबर 3 नंबर डमी हेडिंग। ट्रेड टेबल्स में बेटा हड़बड़ाएंगे नहीं क्योंकि इसका शेड्यूल है। तो अच्छा, शेड्यूल तो हर एक तरह से लिखो। तो जो बोलते हो क्रेडिटर की है मात्र वर्ड और एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल वर्ड लिखना है, आपको सिर्फ अमाउंट के साथ खेलना है। पहले मैनुअल टोटल करेंगे 11 प्लस 5 और पहले क्या करेंगे, यही तो होगा। कोई सेटअप थोड़ी ना है, सेटअप जो है वो तो अलग पड़ा है, जिसको मन में आ सकते कंफ्यूजन। इसमें सुन लो बेटा, आज के मन में आ गया कि सर लेकिन ये सेटअप भी तो था, तो समझो ये 2900 अगर 3000 से सेटअप हुआ भी तो ये 11 और 15 में जुड़ा है क्या? 2900 अलग है, अलग। तो 11,500 को तो फिर फिरा ही नहीं, तो 11 प्लस 5 सिंपल 16। और 2900 को शो भी मत करना। टोटल बताओ 56 500 बोला 1,06,000। ये क्या चीज छोड़ दी इतना बड़ा होगा बेटा? 50,000 साफ पूरा वो कैपिटल नहीं क्या? अच्छा वो चीज तो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं। क्या बोल रहे हो बेटा? 50,000 78 नहीं हो गया, 78 90 है। कोई थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। गुडविल खाना फिक्स सबसे टैंजिबल होगा बेटा। इनटैंजिबल में गुडविल है 500 था से गुडविल देखता हूँ। नोट नंबर ही बोल। टैंजिबल फिक्स असेट में कोई पंगा है नहीं, 50,000 सिंपल ऐड हो गया। इनटैंजिबल में भी कुछ नहीं है, बस गुडविल लिखना है। और इस बार इन्वेस्टमेंट पढ़ना तब याद आएगा मैंने क्या बोल दिया था। एक अदर इन्वेस्टमेंट से बेटा, अदर, तो वो अदर इन्वेस्टमेंट अभी भी एवरेज से सिंपली टोटल हो जाएगा और यहाँ लिखा जाएगा कितना कितना 89 प्लस 12,000 20,900 इन्वेंट्री का शेड्यूल देखना बेटा, एज शेड्यूल को कॉपी पेस्ट कर देना। शेड्यूल नंबर 3 इन्वेंट्री में आपका सिंपल जैसे वैसे कॉपी पेस्ट कर दिया। एक स्टॉक है, एक गुड्स इन ट्रांजिट है। स्टॉक का टोटल वही से 9,13 और 600
डायरेक्ट भी 13,600 लिख सकते हैं बेटा, बस क्या होगा ना, अन्य से उनको मौका मिल जाएगा मार्क्स काटे, तो जैसा दिख रहा है वैसे ही प्लेस कर दिया। हाँ, डेटर्स में हल्का हो जाएगा, डेटर्स में सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल ही रह जाएगा। 9 + 5, क्योंकि बाकी तो सेटअप हो चुका है। कैश तो कुछ याद आ रहा है, 100 रुपये का कैश इन ट्रांजिट। अच्छा 106500। 106500।